आज हम स्टार्ट करने वाले हैं क्वेश्चन डिस्कशन, सब्जेक्टिव क्वेश्चन प्रैक्टिस फ्रॉम द चैप्टर पीरियोडिक टेबल। एक स्टूडेंट ने मेरे से पूछा था एक क्वेश्चन पूछा था स्ट्रक्चर ऑफ एटम चैप्टर का। उनको आंसर की में कुछ डाउट था, पीरियोडिक टेबल से रिलेटेड क्वेश्चन था या स्ट्रक्चर ऑफ एटम से रिलेटेड क्वेश्चन था आई थिंक। तो वो क्वेश्चन मैं उनका आफ्टर क्लास या टुमारो मॉर्निंग तक क्लियर कर दूंगी। जैसे मुझे टाइम लगता है आई विल टेक्स्ट। ओके, तो आज हम जो है स्टार्ट करेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स और पीरियोडिसिटी इन प्रॉपर्टीज वाला जो आपका यूनिट है उससे रिलेटेड सब्जेक्टिव क्वेश्चन प्रैक्टिस। कुछ क्वेश्चंस हम डिस्कस करेंगे, ठीक है, और उनका जो आंसर है वो आप लोगों को पहले खुद से सोचने की कोशिश करनी है अपने माइंड में। देन उसके बाद जो है हम उसका एक प्रॉपर फॉर्म में विद कंप्लीट एक्सप्लेनेशन उसका आंसर भी देखेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा रीजनिंग बेस्ड क्वेश्चन है। फर्स्ट क्वेश्चन दैट इज हाइड्रोजन is regarded as a rogue element इसको बिल्कुल अलग सा क्यों समझा जाता है? पूरे के पूरे पीरियोडिक टेबल में अगर हम देखें तो आपसे क्वेश्चन पूछा गया है कि हाइड्रोजन को अलग से क्यों प्लेस किया गया है, ठीक है, एंड व्हाई इट इज रिगार्डेड एज ए रोग एलिमेंट इन द पीरियोडिक टेबल डिस्कस। ये आपको इसका आंसर देना है, ऐसा क्यों डिस्कस। पूरे के पूरे पीरियोडिक टेबल में अगर हम देखें व्हाई योर हाइड्रोजन इज रिगार्डेड एज ए रोग एलिमेंट इन द पीरियोडिक टेबल, राइट। तो इसको अलग से भी रखा गया है। अगर हम पीरियोडिक टेबल में देखें देन यू कैन फाइंड कि हाइड्रोजन को जो है पीरियोडिक टेबल में डिफरेंट जो है वो प्लेस दिया गया है, अलग से उसको रखा गया है। अब इसके पीछे का कारण क्या है? So because till today its position is not satisfactory। तो इसका आंसर आप लिख सकते हैं बिकॉज, क्योंकि आज तक इसकी जो पोजीशन है वो सेटिस्फैक्ट्री नहीं है। बिकॉज टिल टुडे इट्स पोजीशन इज नॉट सेटिस्फैक्ट्री। इसकी जो पोजीशन है वो सेटिस्फैक्ट्री नहीं है। बिकॉज टिल टुडे इट्स position is not satisfactory। पोजीशन इज नॉट सेटिस्फैक्ट्री। आगे आप कंप्लीट कर लीजिए आंसर, मैं आपको बताती हूँ, नोट डाउन कर लीजिए। बिकॉज टिल टुडे इट्स पोजीशन इज नॉट सेटिस्फैक्ट्री although it has been placed on the top of the alkali metals on the basis of the electronic configuration। ठीक है, अभी तक देखो इसकी हाइड्रोजन की जो पोजीशन है, ठीक है, वो हमारे पीरियोडिक टेबल के अंदर जो हाइड्रोजन है उसकी पोजीशन जो है वो सेटिस्फैक्ट्री नहीं है। इवन दो इसको जो है प्लेस किया गया है, ठीक है, ऑल दो, उसके बाद आप लिखेंगे फुल स्टॉप के बाद सेटिस्फैक्ट्री के बाद, ऑल्दो इट हैज बीन प्लेस्ड ऑन द टॉप ऑफ द अल्कली मेटल्स, ऑल्दो इट हैज बीन प्लेस्ड ऑन इन द टॉप ऑफ द अल्कली मेटल्स। जैसे मैं आपको अभी पीरियोडिक टेबल भी दिखाती हूँ। तो ये आप देख सकते हैं पीरियोडिक टेबल में हाइड्रोजन की लोकेशन, ठीक है। तो उसी आंसर को हम आगे कंप्लीट करते हैं। तो मैंने आपको बताया बिकॉज आपको इसका आंसर कैसे देना है। बिकॉज टिल टुडे इट्स पोजीशन इज नॉट सेटिस्फैक्ट्री ऑल्दो, उसके बाद का मैं आगे यहाँ पे नोट कर रही हूँ, ऑल्दो
इट हैज, इसको जो है वो रखा गया है, इट हैज बीन प्लेस्ड, ऑल्दो इट हैज बीन प्लेस्ड ऑन द टॉप ऑफ द अल्कली मेटल्स। जैसे कि आप यहाँ पे पीरियोडिक टेबल में भी देख रहे हैं कि इसको जो है वो प्लेस किया गया है कहाँ पर, ऑन द टॉप ऑफ द अल्कली मेटल्स। जो हमारे अल्कली मेटल्स हैं उनके टॉप के ऊपर जो है इसको प्लेस किया गया है। ये आप देख सकते हो, जो हमारा लिथियम है, सोडियम है, पोटाशियम है, रुबिडियम है, सीजियम है, फ्रेंशियम है, ये सारे के सारे हमारे क्या हैं, अल्कली मेटल्स होते हैं। ठीक है, लिथियम, सोडियम, पोटाशियम, रुबिडियम, सीजियम, फ्रेंशियम, ये हमारे क्या होते हैं, अल्कली मेटल्स होते हैं। तो आप देख सकते हो कि ये जो अल्कली मेटल्स हैं इनके टॉप के ऊपर जो हाइड्रोजन है उसको प्लेस किया गया है। यू कैन सी हेयर इन दिस पीरियोडिक टेबल। सो क्या हमने क्या नोट किया, ऑल्दो इट हैज बीन प्लेस्ड ऑन द टॉप ऑफ द अल्कली मेटल्स ऑन द बेसिस ऑफ, किसके ऊपर बेस्ड, ऑन द बेसिस ऑफ इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन। ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन के आधार पे, क्योंकि हाइड्रोजन की जो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन है वो क्या होती है, 1s1 होती है ना। इसके वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है, एक इलेक्ट्रॉन है। वैलेंस शेल मीन्स जो आउटरमोस्ट शेल है इसका, उसमें एक इलेक्ट्रॉन है। जबकि जो हमारे अल्कली मेटल्स होते हैं उनके वैलेंस शेल में भी कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, एक ही इलेक्ट्रॉन होता है ना। जो हमारे अल्कली मेटल्स होते हैं उनके वैलेंस शेल में भी देयर इज ओनली 1 इलेक्ट्रॉन। ठीक है, तो इसीलिए आप ये बोल सकते हो कि ऑन द बेसिस ऑफ द इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन, ऑन द बेसिस ऑफ इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन। ठीक है, इसको जो है वो टॉप ऑफ द अल्कली मेटल्स में जो है वो रखा गया है। फिर कॉमा करके, बट इट इज ए नॉन मेटल, ये हमारा क्या है, नॉन मेटल है। ठीक है, अब अल्कली मेटल्स के टॉप के ऊपर तो आपने इसको रख दिया, लेकिन आप ये नहीं बोल सकते हो ना, अब इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन हो गई जैसे, उसमें तो चलो सिमिलरिटी है, लेकिन हाइड्रोजन तो हमारा नॉन मेटल है। ठीक है, तो आप इसको अल्कली मेटल नहीं बोल सकते हो ना हाइड्रोजन को, राइट। तो नेक्स्ट इसमें आएगा कॉमा करके, बट इट इज ए नॉन मेटल। ठीक है, ये नॉन मेटल है और साथ में रिजेंबल करता है एंड ऑल्सो रिजेंबल्स हैलोजेंस। ठीक है, हैलोजेंस के साथ भी ये रिजेंबलेंस शो करता है, ऑल्सो रिजेंबल्स हैलोजेंस ऑफ हैलोजेंस, जो कि आपके कौन से ग्रुप के हैं, ग्रुप नंबर 17 के होते हैं। आप पीरियोडिक टेबल में देख सकते हो, ये वाला जो आपका है फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, है ना, ये सारे हमारे क्या होते हैं, हैलोजेंस होते हैं, जो कि हमारे ग्रुप नंबर 17 से बिलोंग करते हैं। एंड इट ऑल्सो रिजेंबल्स हैलोजेंस ऑफ ग्रुप नंबर 17 इन मैनी करैक्टरिस्टिक्स। ठीक है, बहुत सारे करैक्टरिस्टिक्स ऐसे होते हैं जिन करैक्टरिस्टिक्स में ये जो है रिजेंबलेंस शो करता है, जो हाइड्रोजन है वो रिजेंबलेंस शो करता है ग्रुप नंबर 17 एलिमेंट्स के साथ भी। यानी कि इन शॉर्ट में ये बोल सकती हूँ कि हाइड्रोजन जो है वो रिजेंबलेंस शो कर रहा होता है, एक तो अल्कली मेटल्स के साथ भी, है ना, कुछ प्रॉपर्टीज में, और साथ में ग्रुप नंबर 17 के साथ भी। ठीक है, तो इसीलिए इसको अलग से रखा गया है पीरियोडिक टेबल में। थोड़ा सा अगर हम यहाँ पे पीरियोडिक टेबल देखें तो आप देख सकते हो, जैसे हमारे पीरियोडिक टेबल में जो ग्रुप नंबर 1 और 2 होता है ना, तो ग्रुप नंबर 1 के एलिमेंट्स को हम क्या बोलते हैं, इसमें अल्कली मेटल्स बोलते हैं। और जो आप यहाँ पे देख रहे हो ग्रुप नंबर 2 के एलिमेंट्स जो हैं, है ना, एस ब्लॉक में, क्योंकि एस ब्लॉक में आप जानते हो हमारे 2 ग्रुप्स आते हैं, ग्रुप नंबर 1 एंड ग्रुप नंबर 2, राइट। तो इसमें मैंने आपको निमोनिक बताया था, लीना की रूबी से फ्रेंडशिप है। ठीक है, ग्रुप नंबर 1 एलिमेंट्स को याद रखने के लिए। ग्रुप नंबर 2 में बताया था, बेटा मांगे कार स्कूटर बाप राजी, बेटा मांगे कार स्कूटर बाप राजी, बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, बेरियम, रेडियम। ठीक है, ये हमारे क्या होते हैं, अल्केलाइन अर्थ मेटल्स होते हैं, अल्केलाइन अर्थ मेटल्स होते हैं। ठीक है, और जो आपके अल्कली मेटल्स होते हैं वो आपके जनरली सॉफ्ट होते हैं, लेकिन जो हमारे अल्केलाइन अर्थ मेटल्स होते हैं ये जनरली कैसे होते हैं, हार्ड होते हैं। और जो हमारे अल्कली मेटल्स होते हैं ना, उनके वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, एक इलेक्ट्रॉन होता है। हाइड्रोजन के वैलेंस शेल में भी एक इलेक्ट्रॉन है, ऑब्वियसली 1s1 कॉन्फ़िगरेशन है। ठीक है, इसीलिए इसको इनके टॉप के ऊपर रख दिया गया।
जबकि जो हमारे ग्रुप नंबर 2 के एलिमेंट्स होते हैं इनके वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, 2 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, इनके वैलेंस शेल में होते हैं 2 इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, फिर उसके बाद हमारा ग्रुप नंबर 13 से ग्रुप नंबर 18 तक आप देख सकते हो यहाँ पे ये हमारे कौन आते हैं, पी ब्लॉक के एलिमेंट्स आते हैं। ठीक है, ये हमारे आते हैं पी ब्लॉक के एलिमेंट्स। तो जो हमारा ग्रुप नंबर 13 है, ग्रुप नंबर 13 में हमारे कौन कौन से एलिमेंट्स आते हैं, ग्रुप नंबर 13 में हमारे एलिमेंट्स आते हैं बेरिलियम, बोरोन, एल्यूमिनियम, गैलियम, इंडियम, थैलियम। बोरोन, एल्यूमिनियम, गैलियम, इंडियम, थैलियम। ठीक है, इसको याद रखने के लिए है बैंगन, आलू, गाजर इन थैला। बैंगन, आलू, गाजर इन थैला। बोरोन, एल्यूमिनियम, गैलियम, इंडियम, थैलियम। राइट। ग्रुप नंबर 14 में हमारे एलिमेंट्स क्या क्या आते हैं, कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, टिन, लेड। कार्बन, सिलिकॉन, ये तो इजी है, कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, है ना। सिलिकॉन जर्मेनियम दोनों सेमीकंडक्टर्स में यूज होते हैं। देन टिन, देन लेड। क्या गए ग्रुप नंबर 14। ग्रुप नंबर 15 में नाइट्रोजन, इसको याद रखने के लिए है नहीं पसंद ऐसा सब भाई। नहीं पसंद ऐसा सब भाई। नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, आर्सेनिक, ऐसा से आर्सेनिक, सब से एंटीमनी, Sb जिसका सिंबल होता है, देन Bi बिस्मथ। ठीक है, ग्रुप नंबर 16 में कौन कौन से आ जाते हैं हमारे, ऑक्सीजन, सल्फर, सेलिनियम, सेलिनियम, टेलुरियम, पोलोनियम। ऑक्सीजन, सल्फर, सेलिनियम, टेलुरियम, पोलोनियम। ठीक है, तो ये भी इजी है। देखो ना, ग्रुप नंबर 16 का जो हमारा फर्स्ट एलिमेंट है वो ऑक्सीजन होता है। ठीक है, और उसके अलावा सल्फर, सेलिनियम एक साथ आप याद रख लो, दोनों एस से, है ना। फिर Sc हो गया, Te हो गया, फिर ये हो गया टेलुरियम, फिर पोलोनियम हो गया। देन ग्रुप नंबर 17 में फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, ये सबको पता है। ग्रुप नंबर 18 में हीलियम, हीलियम इसको याद रखने के लिए है इसमें हीना, हीना, करीना के एक्सरे रंगीन। हीना एंड करीना के एक्सरे रंगीन। तो हीना से हीलियम, ठीक है, हीना के ही से हीलियम, और हीना से, हीना के ना से नियॉन, देन एंड से आर्गन बन गया आपका। ठीक है, फिर उसके बाद क्या बोला, करीना, करीना से क्रिप्टन याद रख लो, मतलब सीक्वेंस में। देन उसके बाद जो है एक्सरे रंगीन से, एक्सरे से जिनोन याद रख लो, और रंगीन से रेडॉन याद रख लो। तो क्या बताया, हीना एंड करीना के एक्सरे रंगीन, हीलियम, नियॉन, ठीक है, देन आर्गन, देन क्रिप्टॉन, जिनॉन, रेडॉन, ये होते हैं ग्रुप नंबर 18 के एलिमेंट्स। ठीक है, और जो हमारे ग्रुप नंबर 13 एलिमेंट्स होते हैं उनके वैलेंस शेल में होते हैं 3 इलेक्ट्रॉन्स। इसको ऐसे याद रख लो कि हमारा जो ग्रुप नंबर 13 है ना, उसमें देखो स्टार्टिंग के 1 को रिमूव कर दो। ठीक है, तो मतलब उतने उतने इलेक्ट्रॉन्स हो गए वैलेंस शेल में, याद रखने के लिए बता रही हूँ। जैसे ग्रुप नंबर 13 एलिमेंट्स हैं तो इनके वैलेंस शेल में 3 इलेक्ट्रॉन्स, ग्रुप नंबर 14 के केस में 4, 15 के केस में 5 इलेक्ट्रॉन, 16 के केस में 6, 17 के केस में 7, 18 के केस में 8 इलेक्ट्रॉन्स हैं वैलेंस शेल में। राइट। तो जो हमारे ग्रुप नंबर 18 के एलिमेंट्स होते हैं उनको हम क्या बोलते हैं, नोबल गैसेस बोलते हैं। इनको हम बोलते हैं नोबल गैसेस। ग्रुप नंबर 17 आपको पता ही है, हेलोजन। ठीक है, और जो हमारे डी ब्लॉक, ये जो आपका बीच वाला जो रह गया, जो इसमें ब्लॉक रह गया, दैट इज योर डी ब्लॉक। डी ब्लॉक एलिमेंट्स को ट्रांजिशन एलिमेंट्स कहा जाता है। इनको क्या बोलते हैं, ट्रांजिशन मेटल्स कहा जाता है इनको, है ना। तो ये हमारे डी ब्लॉक में आते हैं, जैसे कि हमारा स्कैंडियम हो गया, टाइटेनियम हो गया, वेनेडियम, क्रोमियम, मैंगनीज, है ना, आयरन हो गया, कोबाल्ट, निकल, कॉपर, जिंक, ये सारे हमारे आते हैं डी ब्लॉक में। तो ये बीच वाले जो रह गए ये हमारे डी ब्लॉक में आते हैं। तो इस तरीके से थोड़ा सा यहाँ पे मैंने पीरियोडिक टेबल के बारे में भी डिस्कस कर लिया। सो स्टार्ट करते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन से। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा,
what is the basic theme of organization in periodic table? What is the basic theme of organization in, ये एनसीईआरटी टेक्स्ट क्वेश्चन है. व्हाट इज द बेसिक थीम ऑफ ऑर्गेनाइजेशन इन पीरियोडिक टेबल? तो इसका आंसर कैसे करेंगे? द बेसिक थीम ऑफ ऑर्गेनाइजेशन इन पीरियोडिक टेबल, द बेसिक थीम ऑफ ऑर्गेनाइजेशन in your periodic table is to group the elements. आपको क्या करना है? देखो, जब भी हम पीरियोडिक टेबल में, जैसे अगर हम मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में भी देखें तो हमारा जो बेसिक थीम ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है वो क्या है? वो यही है कि जो सेम कैरेक्टरिस्टिक्स के जो एलिमेंट्स हैं, है ना, उनको एक साथ रखा जाए. यही है बेसिक थीम. सो द बेसिक थीम, अब यहाँ पे हम आंसर कैसे बना सकते हैं? द बेसिक थीम ऑफ ऑर्गेनाइजेशन इन पीरियोडिक टेबल वो क्या है? इज टू ग्रुप द एलिमेंट्स. मतलब वो सारे एलिमेंट्स, ठीक है, जिनके क्या हैं? सेम कैरेक्टरिस्टिक्स हैं. इज टू ग्रुप द एलिमेंट्स विद सेम कैरेक्टरिस्टिक्स. ठीक है, जिन एलिमेंट्स के सेम कैरेक्टरिस्टिक्स हैं उनकी ग्रुपिंग करना. अब कैरेक्टरिस्टिक्स, कैसे कैरेक्टरिस्टिक्स की मैं बात कर रही हूँ तो आप ब्रैकेट में ये भी लिख सकते हो, ठीक है, कि हम बात कर रहे हैं फिजिकल और केमिकल जो भी इनकी प्रॉपर्टीज हैं, है ना. कौन से कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करें? फिजिकल और केमिकल जो भी इनकी प्रॉपर्टीज होंगी, ठीक है, विद सेम कैरेक्टरिस्टिक्स टुगेदर so that it may become rather easy to follow these characteristics देखो, जो हमारा बेसिक थीम है ऑर्गेनाइजेशन का पीरियोडिक टेबल में, आपको बताया पीरियोडिक टेबल में जैसे हम जानते हैं अलग अलग ग्रुप्स हैं, अलग अलग पीरियड्स हैं. तो अब कोई एक पर्टिकुलर ग्रुप है तो उसमें ऑब्वियसली जो आपके सेम कैरेक्टरिस्टिक्स वाले जो एलिमेंट्स हैं, है ना, जैसे मान लो ग्रुप नंबर 1 में मैंने बोला अल्कली मेटल्स आ गए, तो वो सारे के सारे जो उसमें एलिमेंट्स लिए गए हैं उनके जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं उसमें क्या है? सिमिलरिटी है ना, इसीलिए उनको सेम में रखा गया है. चाहे वो फिजिकल उनके कैरेक्टरिस्टिक्स हो, चाहे वो केमिकल प्रॉपर्टीज हो, so that it become rather easy to follow these characteristics since these mainly depend upon the valence shell electronic configuration, है ना. ये किसके ऊपर डिपेंड करता है? since these mainly depend upon the valence shell electronic configuration. अभी इसका मतलब मैं आपको समझाती हूँ. configurations कॉमा the elements placed in a group, किसी भी ग्रुप में जो एलिमेंट्स प्लेस किए गए हैं have therefore, elements placed in a group have therefore same valence shell configuration of their atoms. देखो, अब इसका मतलब क्या हुआ
कि जो भी एलिमेंट्स आपके किसी एक ग्रुप में रखे गए हैं, है ना, कोई भी एक पर्टिकुलर ग्रुप है, अगर उस एक पर्टिकुलर ग्रुप में कुछ एलिमेंट्स को इंक्लूड किया गया है तो उनकी जो वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है वो क्या है, सिमिलर है ना। वैलेंस शेल जो आउटर मोस्ट शेल जो कॉन्फ़िगरेशन है ना, वो क्या होगी, वो आपकी सिमिलर होगी, राइट। जैसे मान लो ग्रुप नंबर 1 है, तो ग्रुप नंबर 1 में जो भी एलिमेंट्स रखे गए हैं उनमें जैसे हमने बोला कि वैलेंस शेल में एक इलेक्ट्रॉन है ना, तो मतलब उनका जो वैलेंस शेल या जो कॉन्फ़िगरेशन है वो क्या है, सिमिलर है। जैसे ग्रुप नंबर 2 है तो हमने बोला कि उसके वैलेंस शेल में 2 इलेक्ट्रॉन है, तो मतलब उनका जो वैलेंस शेल जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है दैट इज सिमिलर, वो क्या है आपका, सिमिलर है। तो यही चीज़ मैं आपको यहाँ पे बता रही हूँ कि इसमें आप ये चीज़ ज़रूर मेंशन करेंगे कि जो वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है, द वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशंस ऑफ द एलिमेंट्स प्लेस्ड इन ए ग्रुप हैव देयरफॉर किसी एक ग्रुप में रखा गया है तो उनके जो वैलेंस शेल जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशंस होंगी वो आपकी क्या होंगी, सेम होंगी, दे आर सेम। तो ये आपका जो है बेसिक थीम है ऑर्गेनाइजेशन का पीरियोडिक टेबल में। इसको और भी इलेबोरेट कर सकते हैं। इनफैक्ट the valence shell electronic configuration of the elements placed in a group gets repeated after definite gaps of atomic numbers 8, 18, 32। देखो ये चीज़ आपने आई होप पहले भी पढ़ी होगी। ये वाला नंबर जो होता है 8, 8, 18, 18, 32, 8, 8, 18, 18, 32 है ना। तो मतलब जो सेम जो वैलेंस शेल जो कॉन्फ़िगरेशन है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है एलिमेंट्स की, वो आपकी रिपीट होती रहती है आफ्टर डेफिनेट गैप्स, है ना। जैसे अब हमने अगर एक कोई पर्टिकुलर वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बोल दी किसी एलिमेंट की, तो वो आपकी रिपीट होती रहती है। मतलब पीरियोडिक टेबल का जो बेसिक थीम ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है वो यही है कि जो सेम जो वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशंस हैं वो आपकी रिपीट होती रहती हैं आफ्टर डेफिनेट गैप्स, ठीक है, आफ्टर डेफिनेट गैप्स। तो ये एक क्वेश्चन था। इस टाइप के क्वेश्चंस भी आपके इंपॉर्टेंट होते हैं। व्हाट इज द बेसिक थीम ऑफ ऑर्गेनाइजेशन इन द पीरियोडिक टेबल, तो इसका आंसर इस तरीके से हम दे सकते हैं। Now let's proceed to our next question. नेक्स्ट क्वेश्चन हम यहाँ पे बात करेंगे। मान लो आपसे क्वेश्चन पूछ लिया गया सब्जेक्टिव क्वेश्चन में, जैसे मान लो क्वेश्चन बन जाता है कि डिफरेंशिएट बिटवीन मेटल्स एंड नॉन मेटल्स ऑन द बेसिस ऑफ द केमिकल प्रॉपर्टीज। ठीक है, मेटल्स और नॉन मेटल्स के बीच में डिस्टिंग्विश करिए ऑन द बेसिस ऑफ द, क्योंकि आपके सिलेबस में अलग से मेटल्स एंड नॉन मेटल्स यूनिट भी है और साथ में पीरियोडिक टेबल वाला जो चैप्टर है वहां से भी ये क्वेश्चन बन जाता है। केमिकल प्रॉपर्टीज के ऊपर बेस्ड यू हैव टू डिफरेंशिएट
between the metals and non-metals. Question is differentiate between metals and non-metals on the basis of their chemical properties, on the basis of their chemical properties. तो जब भी आपको डिफरेंशिएट करना है तो एक प्रॉपर फॉर्मेट में, लाइक डिफरेंस की फॉर्म में, है ना, तो उसमें अलग अलग से प्रेजेंट भी करना है कि हम किस पर्टिकुलर पॉइंट के बारे में बात कर रहे हैं. जैसे एक तरफ हेडिंग डालेंगे प्रॉपर्टी ना, एक तरफ हेडिंग डालेंगे प्रॉपर्टी, दूसरी तरफ कि हम किसकी बात कर रहे हैं, मेटल्स की बात कर रहे हैं. ठीक है, वो आप मेंशन करके दूसरी तरफ किसकी बात कर रहे हैं, नॉन मेटल्स की बात कर रहे हैं, नॉन मेटल्स की बात कर रहे हैं. ठीक है, तो इस तरीके से आपको प्रेजेंट करना है. अब जैसे प्रॉपर्टीज़ में जो जो भी प्रॉपर्टीज़ हैं, जैसे सबसे पहले प्रॉपर्टी अगर हम यहाँ पे डिस्टिंग्विश करने के लिए आए तो जैसे आती है हमारी नेचर ऑफ ऑक्साइड्स, नेचर ऑफ ऑक्साइड्स. ठीक है, तो जो ऑक्साइड्स होती हैं मेटल्स की, ये आपने लोअर क्लासेस में पढ़ा होगा. इन जनरल अगर हम देखें, कुछ एक्सेप्शंस तो जरूर हैं. ठीक है, लेकिन अगर हम इन जनरल बात करें तो जो आपके मेटल्स की जो ऑक्साइड्स होती हैं उनका नेचर कैसा होता है, बेसिक होता है. तो इसमें पॉइंट आ जाएगा पहला, ऑक्साइड्स ऑफ द मेटल्स आर जनरली बेसिक इन नेचर. ऑक्साइड्स ऑफ द मेटल्स जनरली कैसी नेचर की होती हैं, बेसिक नेचर की होती हैं. और इसमें हमारा एक्सेप्शन भी आ जाता है. एक्सेप्शन हमारा आता है ZnO. ये क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है, इसको भी स्टार लगा देना. ठीक है, तो ये क्वेश्चन आपका एक और यहाँ से तैयार हो गया. ZnO और Al2O3 ये आपकी क्या है, एम्फोटेरिक ऑक्साइड्स हैं. ZnO एंड Al2O3 ये आपकी क्या है, एम्फोटेरिक ऑक्साइड्स हैं. ठीक है, एक्सेप्शंस तो हर जगह है केमिस्ट्री में, बट इन जनरल अगर हम देखें तो मेटल्स की ऑक्साइड्स जो है बेसिक नेचर की होती हैं. आप इसको MB से याद रख सकते हैं, M फॉर मेटल, B फॉर बेसिक नेचर. फिर इसमें पॉइंट आ जाएगा नॉन मेटल्स के केस में भी कि ऑक्साइड्स ऑफ नॉन मेटल्स, ऑक्साइड्स ऑफ नॉन मेटल्स आर मोस्टली, ठीक है, इनका नेचर मोस्टली कैसा होता है, एसिडिक नेचर होता है. आर मोस्टली एसिडिक इन नेचर, आर मोस्टली एसिडिक इन नेचर. ठीक है, अब इसमें भी एक्सेप्शन आती है. जैसे हमारा कार्बन नॉन मेटल है, नाइट्रोजन नॉन मेटल है. ठीक है, तो इनके ऑक्साइड्स जो हैं न्यूट्रल नेचर की होती है. तो ये क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है, आ जाता है कि CO कैसी ऑक्साइड है एक्सेप्शन में से, N2O कैसी ऑक्साइड है ना. ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है क्योंकि एक्सेप्शन में से है. तो CO और N2O, CO और N2O ये आपकी कैसी ऑक्साइड्स हैं, दे आर योर न्यूट्रल ऑक्साइड्स. ये होती हैं हमारी न्यूट्रल ऑक्साइड्स, न्यूट्रल ऑक्साइड्स. नेक्स्ट पॉइंट हम यहाँ पे लिख सकते हैं, नेक्स्ट पॉइंट प्रॉपर्टी में, एक्शन विद डाइल्यूट एसिड्स. एक्शन विद डाइल्यूट एसिड्स है ना, डाइल्यूट एसिड्स के साथ जब इनका एक्शन होगा तो जो मेटल्स होते हैं, मेटल्स की एक बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी होती है कि जब भी मेटल्स आपके जो है रिएक्ट करते हैं डाइल्यूट एसिड्स के साथ तो कौन सी गैस इवॉल्व होती है, हाइड्रोजन गैस. सो एक्टिव मेटल्स इवॉल्व हाइड्रोजन on reacting with dilute HCl and dilute H2SO4, dilute HCl and dilute H2SO4. ठीक है, जबकि जो नॉन मेटल्स हैं, जबकि जो हमारे नॉन मेटल्स होते हैं, दे डू नॉट, नॉन मेटल्स डू नॉट react with dilute acids. Non-metals do not react with dilute acids.
ठीक है, तो ये मैंने आपको एक बेसिक आइडिया दिया। इस तरीके से आपको ये जो डिफरेंस फॉर्म है ये बनाना है। ठीक है, 2 पॉइंट्स मैंने बता दिए। ठीक है, नॉन मेटल्स आपके रिएक्ट नहीं करते हैं डाइल्यूट एसिड्स के साथ, जबकि ये करते हैं और हाइड्रोजन गैस इवॉल्व करते हैं। तो आप क्या करेंगे कि एटलीस्ट 3 पॉइंट्स, ये आपका होमवर्क रहेगा। 3 पॉइंट्स आप और जो है इसमें बनाएंगे, मेटल्स और नॉन मेटल्स के जो भी डिफरेंस के आ जाएंगे। केमिकल प्रॉपर्टीज सिर्फ आपको डालनी है, राइट। स्पेसिफिकली बोल दिया गया, नॉट फिजिकल प्रॉपर्टीज, केमिकल प्रॉपर्टीज। ठीक है, तो ये आपका वर्क रहेगा एंड आप लोग ग्रुप में भी शेयर कर सकते हैं, पर्सनली भी मुझे शेयर कर सकते हैं। ठीक है, बाकी हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे।